नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट वाला पटियाल अकेला ऐसा पत्रकार है जो हिंदी न्यूज के प्राइम टाइम में सिर्फ आपके हित की बात करता है। आज पटियाल का पहला परीक्षण है एक जज का इस्तीफा। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने इस्तीफा दिया और फौरन राजनीति ज्वाइन करने का फैसला भी सुना दिया। यह सुनकर लोग चौंके। उन्हें लगा कि जस्टिस के न्याय पर भरोसा इसलिए होता है क्योंकि वो निष्पक्ष होते हैं, बिना राग द्वेष भय या पक्षपात के न्याय करते हैं। वो भी इस्तीफा देकर फौरन नेता बन सकते हैं क्या पद छोड़कर कोई जस्टिस फौरन नेता बन सकता है और वो नेता बनकर भी निष्पक्षता से न्याय की गारंटी दे सकेगा? क्या संवैधानिक पदों से रिटायर लोगों के लिए रिटायर होने के बाद आचार संहिता होनी चाहिए? बहुत नैतिक परीक्षण है, जरूर देखें आप। पटियाल का दूसरा परीक्षण है परिवारवाद। पटियाल को लगता है कि परिवार भारतीय राजनीति का सबसे ज्यादा शोषित शब्द है। अब देखिए, बीजेपी की राजनीति में परिवारवाद देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी पर परिवार को लेकर हमला होता है तो वो कहते हैं कि पूरा देश ही उनका परिवार है। वैसे आजकल पार्टी तोड़कर परिवार बढ़ाने की राजनीति भी जोरों पर है। क्रॉस वोटिंग से राज्यसभा की सीट पाने और दल बदल से सरकार गिराने में भी परिवार घटते और बढ़ते हैं। तो पार्टी तोड़कर परिवार बढ़ाने वाली राजनीति का परीक्षण आप जरूर देखें, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है। सबके परिवार के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी ना। पटियाल का तीसरा परीक्षण है सोशल मीडिया के सताए परिवार का दुख। कुछ बच्चों ने YouTube के एक बाबा से ज्ञान लिया, बिना जांच परख के उस पर विश्वास किया, चले गए रूस, वहां यूक्रेन के साथ युद्ध में फंस गए। नौकरी के चक्कर में गए थे, लेकिन अब जान की सलामती के वीडियो बना रहे हैं। सोशल मीडिया में बंट रहे फ्री वाले ज्ञान से आपको बचाना है। मेरे साथ ये परीक्षण आप जरूर देखें और अपने परिचितों के साथ भी शेयर करें। आवारा कुत्ते समाज के लिए क्या बड़ा संकट बन गए हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर 5 बड़ी बातें कही हैं। मैं पब्लिक इंटरेस्ट में कुत्तों के प्रति प्रेम का परीक्षण करूंगा और फिर जो निष्कर्ष निकलेगा आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत काम की बात है। पटियाल आज सरकार के एक बहुत अच्छे कदम के बारे में भी आपको बताएगा। इससे आप फोन, ईमेल और मैसेज पर होने वाले फ्रॉड से बचेंगे। चक्षु नाम के इस चमत्कार को मेरे साथ नमस्कार करिए बस कुछ देर बाद। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल सबसे पहले एक न्यायाधीश के चट, इस्तीफा और पट राजनीति वाले फार्मूले का परीक्षण करेगा। इस परीक्षण के लिए मैं आपको दिल्ली से 1560 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता लेकर चलूंगा। यहां क्या हुआ पहले यह बताता हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जज थे, नाम है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। अचानक जज साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इधर जज साहब ने पद से इस्तीफा दिया, उधर लगे हाथ अपने पॉलिटिकल करियर का श्री गणेश भी कर दिया। जज साहब ने बीजेपी का दामन थामेंगे। 7 मार्च का मुहूर्त निकला है, जस्टिस अभिजीत बीजेपी में शामिल होंगे। हमारा संविधान देश के हर नागरिक को चुनाव लड़ने और किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने का अधिकार देता है, लेकिन क्या यह नियम देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान है, खासकर जज, सेना और ब्यूरोक्रेट्स को लेकर? और क्या ये नियम सबके लिए लागू हो सकते हैं? वो भी तब जब हमारे देश में जज के पद को बहुत पवित्र माना जाता है। इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में मेरे कुछ सवाल हैं, जिनके जवाब भी आप जानना चाहते होंगे और उनका परीक्षण करना आज पटियाल का फर्ज भी बनता है। किसी जज का इस्तीफा देना और तुरंत पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना कितना सही है? क्या कोई जज इस्तीफा देकर फौरन राजनीति ज्वाइन कर सकता है? न्याय निष्पक्ष होता है। जज का किसी भी पक्ष में शामिल होना क्या उनकी निष्पक्षता को संदेह के घेरे में लाएगा? जज जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए पोस्ट रिटायरमेंट आचार संहिता होनी चाहिए। इन सवालों के जवाब की पूरी डिटेल मैं आपसे साझा करने वाला हूं, लेकिन
कलकत्ता हाईकोर्ट के तेज तर्रार जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने क्यों चट इस्तीफा और पट पॉलिटिक्स वाले विकल्प को चुना, उनकी अंतरात्मा पर क्या बोझ था? पहले इस थ्योरी का जज साहब की जुबान से ही समझना जरूरी है, समझ भी लेते हैं और फिर उनके समझाने के बाद बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। Maybe on 7th in the afternoon, there is a tentative program when I'll join BJP. এই মুহূর্তে রাজ্যের রাজনীতিতে তৃণমূল বলে যে দলটি আছে সেটা সম্পূর্ণ একটি দুষ্কৃতীদের দল। এটাকে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বলে আমি মনে করি না, এটা একটা যাত্রা পার্টি, পলিটিক্যাল পার্টি নয়। अभिजीत गंगोपाध्याय जज की कुर्सी से उतरकर राजनीति के मैदान में ऐसे ही नहीं आए। वो कहते हैं कि उनकी अंतरात्मा पर बड़ा बोझ था, क्योंकि राजनीति में जो हो रहा है वो ना तो उसे देख पा रहे थे और ना ही उसे रोक पा रहे थे। इसीलिए जनहित में चुनाव मैदान में आने का फैसला कर लिया। वैसे आजकल अंतरात्मा की आवाज सुनने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। नेता अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट बदल रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, पाला बदल रहे हैं। तो पूर्व जज साहब को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार और आजादी है ना? जज साहब का भी यही कहना है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज साहब की अंतरात्मा कैसे जागी, ये आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा। और क्यों उन्होंने न्यायाधीश की कुर्सी छोड़ने का फैसला किया, इसकी एक और वजह है। उस वजह का भी पटियाल ने परीक्षण किया है। पटियाल के परीक्षण की रिपोर्ट खुद पूर्व जज साहब आपको सुनाएंगे। For last 2 or more years, I was dealing with some matters, especially education matters, regarding which a huge corruption has been discovered and unearthed. A large number of important persons in the education sector of this government, labor matters, they are also large scams of the employers in respect of provident fund, gratuity, etc. I have also passed certain orders in those respects, but what I have failed, respectable duty of a judge, my job is over. This is the call of my conscience that now I should go to the larger people, larger area. आपने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे होंगे जब कोई सरकारी कर्मचारी या आईएएस आईपीएस ऑफिसर रिटायर होकर पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है या फिर वीआरएस लेकर सरकारी दल के टिकट पर चुनाव भी लड़ता है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने वीआरएस लिया और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, इलेक्शन जीते और संसद में पहुंचे। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह नौकरी के बाद बीजेपी में शामिल हुए, मंत्री बनाए गए। ये सिर्फ 2 ही उदाहरण नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर रहे जनरल वीके सिंह ने रिटायरमेंट के 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा, केंद्र में मंत्री भी बने। पीएमओ के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे एके शर्मा भी रिटायर के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। बीजेपी ने यूपी में वाइस प्रेसिडेंट बनाया और अब यूपी सरकार में मंत्री है। आईएएस ऑफिसर वीके पांड्यान ने अक्टूबर 2023 में वीआरएस लिया और अगले महीने बीजू जनता दल में शामिल हो गए, बाद में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। एस जयशंकर 2018 तक फॉरेन सेक्रेटरी थे, थोड़े दिनों के लिए प्राइवेट फर्म से जुड़े, 2019 में मोदी कैबिनेट में विदेश मंत्री बनाए गए। आईएफएस हरदीप पुरी 2013 में रिटायर हुए, 2014 में बीजेपी में आ गए, बाद में मंत्री बनाए गए, अभी भी मंत्री हैं। कानपुर के कमिश्नर अरुण असीम 2022 की बात करें तो उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और बाद में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, अब योगी सरकार में मंत्री हैं। इसी तरह ईडी के अफसर राजेश्वर सिंह और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल जैसे अफसर भी अब सियासी तौर पर सक्रिय हैं। एक एमएलए हैं तो दूसरे राज्यसभा सांसद। सवाल है कि क्या जज साहब भी ऐसा कर सकते हैं? क्या उनके लिए भी यही नियम है? जवाब है हां, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, कोई दूसरे सरकारी अफसर हो, फौजी या फिर जज। सियासत में शामिल होने के लिए कूलिंग पीरियड नहीं है, यानी चट रिटायरमेंट और पट पॉलिटिक्स ज्वाइनिंग हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि भैया ये कूलिंग पीरियड क्या है? इसका मतलब वो समय सीमा होता है जब एक सरकारी अफसर रिटायर होने के बाद किसी भी प्राइवेट नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है या फिर
अपनी नौकरी के संस्मरण को लेकर कोई किताब लिखना चाहता है, आमतौर पर यह रिटायर होने के बाद 1 या 2 साल तक होता है, यानी लागू रहता है। अगर ब्यूरोक्रेट रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं तो उन्हें 1 साल तक वेट करना होगा। 2007 से पहले 2 साल का कूलिंग पीरियड होता था। अगर कोई आर्मी ऑफिसर रिटायर हो जाता है या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है तो फिर रिटायरमेंट के बाद उसे 1 साल इंतजार करना होगा। इसी अरसे को कूलिंग पीरियड कहा जाता है। लेकिन जज साहब के लिए कोई कूलिंग पीरियड नहीं होता है। जज चाहे तो रिटायरमेंट के बाद कोर्ट में दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं या फिर किसी प्राइवेट फर्म में लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। अंतरात्मा जो कहे वो मानने के लिए स्वतंत्र है। बाकी बातें कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं। देखिए, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया, तब तो वो अब जज नहीं रहे। तो जब जज नहीं रहे तो वो अपनी स्वेच्छा से कोई भी काम कर सकते हैं। राजनीति में भी मतलब ज्वाइन करके किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट अपना काम करें या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं तो उनको एक कूलिंग ऑफ पीरियड, अदरवाइज ये लोग प्रिज्यूम कर सकते हैं ना कि कुछ वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन कर रहे हैं उनके व्यूज से कुछ वो अलाइंड थे। तो इसको अवॉइड करने के लिए सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन मेरे विचार में जज को अपने ऊपर इम्पोज करना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल का मानना है कि जो पद देश के संविधान में दिए गए अधिकारों की गारंटी देते हैं उनको अपने प्रति लोगों के विश्वास की भी गारंटी देनी चाहिए। न्यायपालिका में काम करने वालों को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनके द्वारा लिए गए फैसलों को लोग शक की निगाहों से देखें। लोग अपने न्याय का सौदागर ना समझने लगे उन्हें, वो भी तब जब आप पद से उतर जाएं। वैसे 1958 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी जज केंद्र या राज्य सरकार के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से ना जुड़े, कोई सरकारी ऑफर एक्सेप्ट ना करें। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि 1950 के बाद 44 मुख्य न्यायाधीशों ने रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद ग्रहण किए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हुए करीब 70 जजों ने मानवाधिकार आयोग, लॉ कमीशन, कंज्यूमर रेड्रेसल कमीशन और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल जैसी संस्थाओं में काम किया। यह हम सब उनका डेटा बता रहे हैं आपको। रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार ने 36% जजों को ट्रिब्यूनल, कमीशन, किसी न किसी कमेटी का हेड लगाकर या फिर लोकायुक्त की पोजीशन पर अपॉइंट किया। लेकिन आज चर्चा में है जस्टिस गंगोपाध्याय, क्योंकि वो किसी कमेटी या कमीशन के हेड नहीं बन रहे हैं, वो तो राजनीति में जा रहे हैं। तो क्या इससे पहले भी जज सियासत में सक्रिय रहे हैं? उसका भी खाका हमने देखा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा और रंजन गोगोई रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा के सदस्य बने। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस पी सथाशिवम केरल के गवर्नर बनाए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज फातिमा बीबी को तमिलनाडु की राज्यपाल बनाया गया था। 1952 में पंडित नेहरू के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद फजल अली को ओडिशा का गवर्नर बना दिया था। 1958 में जस्टिस MC चागला बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हुए और बाद में नेहरू कैबिनेट में शिक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के पद पर भी वो रहे। 1967 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश के सुब्बाराव तो जाकिर हुसैन के खिलाफ राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन हार गए। जस्टिस बहारुल इस्लाम भी 60 के दशक में 2 बार राज्यसभा गए थे। ये सब उन चीजों का रिकॉर्ड हम दिखा रहे हैं। इसी तरह से जस्टिस SK हेगड़े, हसनैन मसूदी, जस्टिस थिप्से, विजय बहुगुणा और राजेंद्र सच्चर रिटायरमेंट के बाद राजनीति में गए। विजय बहुगुणा तो उत्तराखंड के CM भी बने थे, आप सबको याद होगा। यहीं पटियाल का सवाल यह है कि क्या किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा कोई पद स्वीकार करना चाहिए जिससे उनके पहले के पद की गरिमा पर असर पड़े? देखते हैं कई सारे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश रहने के बाद भी प्रैक्टिस करते हैं, उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। कई लोग किसी राज्य में गवर्नर बन जाते हैं,
कुछ लोग किसी जगह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, कुछ लोग कहीं इंडिविजुअल सलाहकार और आर्बिट्रेटर के रूप में अपॉइंट हो जाते हैं। तो यह संविधान बहुत स्पष्ट रूप से ये बात आपसे कहता है कि आप अपने पद की जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद, पद से त्यागपत्र देने के बाद अपनी स्वेच्छा से कोई भी प्रोफेशन, कोई भी नया जीवन शुरू कर सकते हैं। उसमें संवैधानिक रूप से कहीं कोई बाध्यता, कोई रोक नहीं है। ये कोई जाने में किसी प्रकार की मैं नहीं मानता कोई बंधन है, लेकिन आज रिजाइन करके कल ज्वाइन करके अगर वो कंटेस्ट भी करते हैं इलेक्शन तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा आत्मचिंतन उनको खुद ही करना चाहिए। अगर वो आज अच्छे मतलब एक पथ पे नहीं गए हैं या उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने ये दायित्व नहीं समझा, तो राजनीति में भी कोई सक्सेसफुल इंसान होने वाले नहीं है। वो जिस पार्टी में जा रही हैं उनको चाहिए कि इसको कूलिंग टाइम दिलवाएं, पार्टी में वर्क करें, जिसमें भी जाएं तो देखें कि क्या ये काबिल है भी राजनीति के या टिकट के या ये राज्यसभा लोकसभा जाने के। इस पार्टी को भी मंथन करना चाहिए। ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे लोग रिटायरमेंट के बाद अगर ऐसे पद या पेशे को चुनते हैं जो उनकी पहचान से मेल नहीं खाते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। पटियाल का मानना है कि बड़े अधिकारी, जज वगैरह जो भी होते हैं, एक ऐसी आचार संहिता बननी चाहिए उनके लिए जो उन पर पद छोड़ने के बाद भी लागू हो। परिवार अब चुनाव का मुद्दा बन चुका है। देश में इस वक्त परिवार को लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है। परिवार को लेकर सबकी अलग अलग राय है, सब अपने अपने हिसाब से उसको परिभाषा देते हैं, लेकिन कानून की नजर में परिवार बिल्कुल अलग चीज है। परिवार की एक सच्चाई यह भी है कि राजनीति में एक परिवार बहुत बड़ा होता जा रहा है तो दूसरी ओर कई परिवार बहुत छोटे होते जा रहे हैं। चुनाव सिर पर खड़े हैं, लेकिन कुछ दलों के सामने बड़ी चुनौती परिवार को बचाना है। 2024 चुनाव से पहले परिवार ताकत भी है और परिवार कमजोरी भी है। परिवारवाद कमजोरी है तो दूसरे की पार्टी तोड़कर अपना परिवार बढ़ाना ताकत माना जा रहा है। इसीलिए आज पब्लिक इंटरेस्ट में परिवार शब्द का परीक्षण जरूरी हो गया है। एक सवाल है कि क्या दूसरे का घर तोड़कर अपना घर मजबूत करना यह संभव है? ऐसा किया जा सकता है? इसे समझने के लिए मैं आपको 4 बिल्कुल ताजा तस्वीरें दिखाता हूं और फिर आगे की बात करते हैं। यूपी और गुजरात में कांग्रेस के पुराने नेताओं ने पुराना परिवार छोड़कर नए घर में गृह प्रवेश किया। बिहार में 2 कांग्रेस के और 1 लालू की पार्टी का विधायक बीजेपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ। महाराष्ट्र में 2 पुराने परिवार कांग्रेस से टूटे, एक शिवसेना शिंदे में गए तो दूसरे बीजेपी में गए। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई तुम बताओ ना, तुम्हारे पास परिवार नहीं है? तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मेरा भारत, मेरा परिवार। मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार। उनके परिवार के बारे में पूरा उनका परिवार, उनका परिवार, पार्टी परिवार है, देश परिवार है। ऐसी तस्वीरें आजकल रोज सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर पटियाल के मन में एक सवाल आ रहा है। क्या दूसरों का घर तोड़कर अपना परिवार मजबूत किया जा सकता है? दूसरों के घरों की कमजोर ईंटों से अपनी दीवार भला कैसे अटूट बन सकती है? जिस पार्टी में मैं था आज तक, वो पार्टी में मैंने बहुत कोशिश की, कमिटमेंट के साथ भी काम किया, लेकिन जनता से उसका नाता है टूट चुका है, संवाद गंवा चुके हो और वहां परिवर्तन लाने की कोई गुंजाइश नहीं रही है। अब जीवन में जो भी चंद साल बचे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में
ईमानदारी से कमिटमेंट के साथ काम करता रहूंगा। मोदी जी ने हिंदुस्तान का नाम गौरव किया है, भारत का नाम गौरवशाली हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि ये आगे बढ़ता जाएगा। मेरी ये कोशिश होगी कि बनारस में इस लोकसभा के चुनाव में विपक्षी दल से जो भी उम्मीदवार हो उसको पोलिंग एजेंट न मिले अपने बूथों पे, तब तो मैं ये मानूंगा कि असल में हम लोगों के भाजपा में शामिल होने का मतलब होता है। राजनीति में तो परिवार परिवार खूब हो रहा है, लेकिन मैंने जरा परिवार को समझने की कोशिश की है कि आखिर परिवार होता क्या है। समाज की सबसे छोटी इकाई, आपने मैंने सबने यही पढ़ा है, यही जाना है। लेकिन आजकल चुनाव के मंच से परिवार की बहुत विचित्र परिभाषाएं सामने आने लगी हैं। लगता है अब की बार परिवार पर ही आर पार होगा। परिवार विवाद की शुरुआत किसने की? लालू प्रसाद के एक बयान ने, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी राजनीति में परिवारवाद को 2024 का चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा बनाए हुए हैं, मुद्दा बनाए हुए हैं। क्षेत्रीय पार्टियों और कांग्रेस को परिवारवादी कहते हैं मोदी। परिवार पर इस राजनीतिक जुगलबंदी को सुनिए, फिर हम इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ? तुम्हारे पास परिवार नहीं है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। परिवार को लेकर शुरू हुआ पॉलिटिकल वार अभी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के पूरी पार्टी अब परिवार बनकर उनके साथ खड़ी हो गई है, लेकिन तेजस्वी यादव अब प्रधानमंत्री से परिवार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं। 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। परिवार सबको प्यारा होता है, मजदूर हो या मालिक। परिवार की मजबूती के लिए उसकी बेहतरी ही सबसे बड़ा मकसद होता है। भारतीयों के लिए परिवार का मतलब क्या है? परिवार को हमारे समाज में जीवन का आधार बताया गया है। परिवार समाज का पहला संस्थान कहा जाता है। इसमें रहकर बच्चा नागरिक बनता है, राजनीति की बेसिक शिक्षा लेता है, विरोधी विचारों को सहना और उनका सम्मान करना वहीं रहकर सीखता है। आइए अब आपको इसकी कानूनी परिभाषा भी समझा देते हैं कि परिवार की कानूनी परिभाषा है क्या। देखिए, कानून की जो परिभाषा है वो हिंदू लॉज में अलग होती है, मुस्लिम लॉज में अलग होती है, क्रिश्चियन लॉज में अलग होती है। तो जो मोटा मोटी माना जाता है वो टेस्ट ये होता है कि जो अटूट रिश्ता हो, जो टूट नहीं सकता, माता पिता, बच्चा, बच्चे का बच्चा, तो एक जो लिनिएज चली जाती है, तभी इसे कहते हैं एक पेडिग्री या एक फैमिली ट्री जिसे कहते हैं। तो जो रिश्ते टूट नहीं सकते, चाहे आप चाहें भी, उसको बाय लॉ कहा जाता है परिवार। पर अब जस्टिस चंद्रचूड़ की एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कहा गया है कि अगर हम ये देखा जाए कि LGBTQ कम्युनिटी भी है, ऐसा भी होता है कि सेम सेक्स के लोग जो होते हैं वो एक रिलेशनशिप में होते हैं, बच्चा जो होता है वो फॉस्टर पेरेंटिंग से या बच्चे को गोद ले लेते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये जो अटूट रिश्ते वाली परिभाषा थी इसको हमें चेंज करना पड़ेगा और हम इसके जो दायरे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम इसको सोचेंगे कि जो परिवार है इसको अब एक कुटुंब की तरह भी मान सकते हैं, कि एक ऐसा रिश्ता जो इतना ख़ास हो कि दूसरों से कुछ अलग हो, थोड़ा जुदा हो और उसमें कुछ इस तरह की खींच हो कि जैसे उसको तोड़ना मुश्किल हो। इम्पॉसिबल तो अब नहीं कहेंगे, पर जो मुश्किल हो। लेकिन राजनीति में ये बात लागू नहीं होती। राजनीतिक दल समाज का वो परिवार है जहां सत्ता की सहूलियत से रिश्ते और नाते बदलते हैं, सोच बदलती है, कोई परिवार छोड़ देता है, बदल देता है,
या तोड़ देता है। गुजरात में अर्जुन मोडवाडिया कांग्रेस के पुराने सदस्य थे, लेकिन 40 साल बाद मोडवाडिया ने परिवार छोड़ दिया। राजेश मिश्रा 2004 में बनारस से कांग्रेस के सांसद थे। 20 साल बाद सब्र टूटा तो परिवार छोड़ दिया। मसला कई बार अंतरात्मा का भी खड़ा हो जाता है। गीता कोड़ा झारखंड से कांग्रेस की सिटिंग सांसद थी, पिछले महीने पार्टी छोड़ी, नया परिवार ढूंढ लिया। रितेश पांडे यूपी से बीएसपी के सांसद हैं, चुनाव से ठीक पहले बीएसपी परिवार छोड़ दिया। उनके पिता किसी और परिवार के विधायक हैं और वो कहीं और चले गए। हाल ही में महाराष्ट्र में एक पूर्व सीएम ने परिवार बदल लिया, नए परिवार में आए और राज्यसभा पहुंच गए। यह है सियासी जुगलबंदी। हम आपको यह बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से परिवार में जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। भारत के कानून में परिवार की परिभाषा बहुत सीमित है। मियां बीबी, सगे और सौतेले बच्चे। फिर एक इस तरह से एक्सटेंडेड अनडिवाइडेड फैमिली भी होती है, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, कजिन इत्यादि भी होते हैं। कल्चर में संघ भी परिवार है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को कहती हैं ना कि आप परिवार के ही सदस्य हो, उन्हें परिवार ही बताती हैं। वैसे भारत के वेदों में दुनिया को परिवार माना गया है, लेकिन संस्कृति और समाज में परिवार की हकीकत राजनीतिक परिवार से अलग है। बीजेपी के लिए देश मोदी का परिवार है, लेकिन मोदी के लिए विरोधी दलों के परिवार देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो परिवारवाद की श्रेणी में आते हैं। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। पटियाल का मानना है कि परिवार को मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि तक सीमित रहना चाहिए। इस प्राइवेट अफेयर को राजनीति से दूर ही रखना चाहिए। आज सोशल मीडिया के उस जाल की बात करनी है जो लोगों के जी का जंजाल बन गया है। आप देखते ही होंगे कि सोशल मीडिया पर ज्ञानियों की भरमार है, खूब ज्ञान बांटते हैं। कोई यूट्यूबर देश में नौकरी लगवा रहा है तो कोई ज्ञानी यूट्यूबर पर दवा बेच रहा है, और आयुर्वेद ज्ञान के नाम पर वो लोगों को तरह तरह के शर्तिया इलाज भी बेचता है। दावा करता है कि उनके पास हर बीमारी का शर्तिया इलाज है। यूट्यूबर अपने ज्ञान से लोगों को जान मुश्किल में डाल रहे हैं, ये बहुत लोगों को कम पता होता है। पटियाल आज आपको सोशल मीडिया के इन्हीं ज्ञानियों से सावधान करने आया है। पटियाल आज भारत के उन बच्चों की पुकार का परीक्षण करेगा जो यूट्यूबर के झांसे में आकर रूस यूक्रेन युद्ध में फंस गए हैं। पंजाब से लेकर कश्मीर, यूपी और हैदराबाद के युवा रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं। परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वापसी का कहीं कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। रूस यूक्रेन में फंसे इन्हीं बच्चों ने मुझे एक वीडियो मैसेज भेजा है। देश के बच्चे भारत सरकार से अपील कर रहे हैं। इन बच्चों का दर्द सुन लीजिए, इसके बाद आपको सोशल मीडिया के उस खतरे से रूबरू कराऊंगा जो हर स्मार्टफोन धारी के ऊपर, उसके सर पर मंडरा रहा है। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेके चला गया, और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया, और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई, और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी, या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है,
आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पे डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से आशा है कि हमें सबको यहाँ से जल्द निकाल लिया जाए। धन्यवाद। देखा आपने, एजेंट इन 7 युवकों को रूस घुमाने और नौकरी दिलाने के लिए लेकर गया था, लेकिन युवकों को युद्ध में झोंक दिया गया। वहां भाड़े के फौजी बना दिया गया इनको एजेंट्स की तरफ से। 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। इस युद्ध का फायदा सोशल मीडिया के फर्जी ज्ञानियों ने खूब उठाया। यूट्यूबर्स ने अपने वीडियो के जरिए लोगों को बताया कि रूस यूक्रेन में खूब नौकरी मिल रही है। उन्होंने बिना जांच किए नौकरी का प्रचार किया। युवा लाखों की सैलरी के लालच में फंस गए। अब आगे की कहानी मैं आपको इस मैप के जरिए दिखा रहा हूं, समझाता हूं कि ये हुआ कैसे। जानते हैं आप कि रूस यूक्रेन में जाने का मतलब जान जोखिम में डालना है। गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कश्मीर के युवक युद्ध भूमि में पहुंच गए हैं और इन्हें ना वहां पर भाषा आती है, ना वहां के रास्ते मालूम है। ऐसे करीब 20 लोग अभी भी रूस यूक्रेन में फंसे हुए हैं। पीड़ितों का यह भी दावा है कि उन्होंने एजेंट को 3-3 लाख रुपए यहां जाने के लिए दिए थे। मतलब युद्ध में जाने के भी पैसे ले लिए। अंतरात्मा देखिए इनकी। सवाल कई हैं, लेकिन उनका जवाब देने से पहले मैं आपको मुसीबत में फंसे इन 7 लोगों के परिवारों की बात सुनाना चाहता हूं। परिवार के लोग खुद समझा रहे हैं कि कैसे एक यूट्यूबर बाबा ने इन लोगों को अपना शिकार बनाया। जी, हमारा भाई था, वो गया दुबई काम करने के लिए। उसको बाबा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल है, उसी पे वो गया। उसे उसको सारा बोला कि हम देंगे जॉब, ये देंगे जॉब। 3 लाख रुपए उसने लिए, भाई उसको दिए ये 3 लाख रुपए। वो गया वहाँ, तो वहाँ से दुबई से ले गए उसको डायरेक्ट रशिया, और वो रशिया से ले गए उसको यूक्रेन। तो वहाँ पहुँच गए, उसको फ्रंट लाइन पर बिठा दिया उसको। ये सामान हथियार से उसने देखा ही नहीं, उसको चलाना नहीं आता है, कुछ नहीं देखा उसने। वो बोलते ये कुछ देते हैं, ये ऐसे करो, उसको कुछ आता नहीं है। यूट्यूब पे चैनल ऑपरेट होता है जो फैसल खान नामी एक शख्स चलाता है, बाबा व्लॉग्स के नाम से। तो उससे कांटेक्ट होता है, जिसके बाद उन्हें ये प्रॉमिस किया जाता है कि आपको रशिया में एक कुकिंग और क्लीनिंग की जॉब प्रोवाइड की जाती है। जो दुबई के लिए गया था जॉब करने के लिए, हेल्पर जॉब, और एजेंटों ने उसको धोखा देकर रशिया पहुंचा दिया और रशियन आर्मी में। अभी वो इस वक्त रशियन यूक्रेन बॉर्डर में फ्रंट लाइन में है। कश्मीर के जो युवक यूक्रेन और रूस में फंसे हैं, उनके परिवार की बात को आपने सुन लिया। अब पटियाल आपको बताएगा कि फर्जी एजेंट ऐसे युवाओं को कैसे तलाश लेते हैं। दरअसल जॉब रिक्रूटमेंट साइट से डाटा निकाला जाता है, सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया जाता है। फर्जी एजेंट्स विदेश में हेल्पर और ड्राइवर की नौकरी दिलाने का वादा करते हैं। लाखों रुपए की सैलरी का सब्जवाग दिखाते हैं, लालच देते हैं। लोकल एरिया में ऑफिस खोलकर विदेश में नौकरी वाला प्रचार किया जाता है। जो लोग इनके चक्कर में फंसते हैं, उनके साथ जो होता है वो आप देख ही रहे हैं। यूपी के कासगंज का युवक मॉस्को में फंसा हुआ है। वो भी यूट्यूबर बाबा के वीडियो के चक्कर में फंसकर विदेश पहुंच गया और उसका वहां पासपोर्ट और वीजा सब कुछ जब्त कर लिया गया है। हैदराबाद के युवक के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। बाबा ब्लॉग करके एजेंट है, वो उसको लेकर गए मॉस्को, रूस की राजधानी है, और उनको जॉब बताई थी लेबर की। वहाँ पे उन्होंने जब हमसे बात हुई तो बोले कि आपको सेना में भर्ती कराया जाएगा। तब उसने बेटे ने मना किया, सेना में हम नहीं जाएंगे, मगर उन्होंने उसके पासपोर्ट और वीजा ले लिया उन्होंने। ये लोग यूट्यूब पे एक चैनल देखे बाबा ब्लॉग्स बोल के, उसमें क्या करा, बहुत सारे लोगों को
अलग अलग कंट्रीज का बताया कि भाई यहाँ ये कंट्री है। तो रशिया का एक खुद वीडियो बनाया, रशिया का वीडियो बना के वो बताया कि यहाँ पर जो है हेल्पर की जॉब है। उनसे एग्रीमेंट कराया गया, जिससे ये एक तो रशियन लैंग्वेज नहीं आती उनको। जब उससे एजेंट से मालूम किया तो एजेंट बोला इज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। सोशल मीडिया नीम हकीम खतराए जान से भरा हुआ है, जिसका जो मन में आता है वो बोल देता है, और वो सही है या गलत इसको कोई भी आंक नहीं सकता। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि इस मुश्किल में पड़ने के लिए बच्चे खुद भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इनका और इनके परिवार का विलेन वाला यूट्यूबर बाबा है कौन, जिसने अपने यूट्यूब चैनल पर रूस में नौकरी के धड़ाधड़ वीडियो डाले। हर साल हमारे देश में लाखों लोग विदेश में नौकरी करने जाते हैं। साल 2020 से लेकर 2022 तक 28 लाख से ज्यादा लोग विदेश में नौकरी करने गए भारत से। वहीं 13 लाख लोग अपने किसी दूसरे काम से विदेश गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि असली नौकरी और फर्जी नौकरी की पहचान करनी कैसे है। पटियाल आज आपको यह भी बताने वाला है। लेकिन पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा देखना होगा कि पूरी दुनिया में 64 जेटाबाइट्स डेटा मौजूद है, और यह इतना ज्यादा है कि पूरी दुनिया की लाइब्रेरी में मौजूद किताबों का डेटा अगर हम जोड़ लें तो वो 1/60 हिस्सा भी नहीं होगा इसका। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भरमार है। अपनी अकल लगाएं। यूट्यूबर की बातों पर आंखें बंद करके विश्वास ना करें, बिल्कुल मौन ना हो जाएं, उसके लिए सजग रहें। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना कि असली और फर्जी नौकरी की पहचान करनी कैसे है, यह भी आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुन लीजिए अब और इसे गौर करिएगा, और बाकी अपने सहयोगियों के साथ जो विदेश में जाकर बड़ी बड़ी नौकरी का सपना देख रहे हैं उनसे शेयर भी कीजिएगा। कभी भी विदेश में नौकरी का मन करे तो इसे इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाएं, तो 10-15 साल से कम का एक्सपीरियंस उसका नहीं होना चाहिए था। मतलब जिसे अनुभव हो उसी आदमी से कंसल्टेंसी सर्विसेज लें। कंसल्टेंट का लाइसेंस जरूर चेक करें, जो रजिस्टर हो उसी की सेवाएं लें। इनके बारे में विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर भी पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। सबसे जरूरी सलाह यह है कि YouTube और सोशल मीडिया पर कंसल्टेंट बनकर घूम रहे ये जो ज्ञानी बाबा है ना, इनसे दूर रहना है आपको। ये लोग आपको नौकरी दिलाने की जगह विदेश में कहीं ना कहीं फंसा देंगे, और फिर आप मुझसे गुहार लगाते रहिएगा। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल आज माउथ फ्रेशनर्स का भी परीक्षण करेगा। आप में से कई लोग रेस्टोरेंट जाते हैं ना, खाने के बाद रेस्टोरेंट में आपको माउथ फ्रेशनर भी दिया जाता है। कोई सौंफ और मिश्री देता है, तो कोई मीठा पान भी खिला देता है। जिसकी जैसी रेस्टोरेंट की शान होती है वो अपने हिसाब से उसी हिसाब से फ्रेशनर देता है आपको। लेकिन दिल्ली से सटे गुरुग्राम में क्या हुआ? दिल्ली से सटे गुरुग्राम में यह हुआ कि माउथ फ्रेशनर खाने के बाद 5 लोग बीमार पड़ गए, 2 की हालत नाजुक है, और इन लोगों के मुंह से खून आने लगा। हालात खराब हुए तो अस्पताल में इनको एडमिट भी करवाना पड़ा। इस पूरी घटना का वीडियो कल से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। पूरे देश में टॉकिंग पॉइंट बन चुका है। ये मामला गुरुग्राम के सेक्टर 90 में एक रेस्टोरेंट का है। सवाल है कि माउथ फ्रेशनर्स के नाम पर क्या सर्व किया गया था वहां? रेस्टोरेंट वालों ने ग्राहक को क्या खिलाया? जांच अधिकारियों के मुताबिक जो रेस्टोरेंट ने दिया वो क्या था? 2 मार्च की रात को कुछ लोग गुरुग्राम के ला फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में गए थे, ये पुलिस बता रही है। खाना खाने के बाद उन्हें माउथ फ्रेशनर दिया गया, जिसे खाने के बाद उनके मुंह से खून निकलने लगा, जलन होने लगी, उनको वॉमिट आने लगा। ये 3 तरह के लक्षण पाए गए माउथ फ्रेशनर खाने के बाद। आरोप है कि इतना होने के बावजूद रेस्टोरेंट चलाने वाले ने और वहां के स्टाफ ने कोई उनको ठीक करने के लिए कोई उपाय नहीं किया या डॉक्टर को नहीं बुलाया, खड़े होकर देखते रहे। बाद में पीड़ित लोगों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी और पुलिस को जांच में पता चला कि रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने खाने के बाद मिश्री के नाम पर ड्राई आइसक्रीम, यानी जो ड्राई आइस होती है, सूखी बर्फ, वो दे दी थी। उसमें मिला हुआ उनको माउथ फ्रेशनर सर्व किया गया, जिसे खाने के बाद उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई। आंखों से पानी आने लगा। विद इन सेकेंड्स हम लोग चिल्लाने लगे कि पानी 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 पानी।
उनके मुंह से पूरा ब्लड आ रहा था एंड वॉमिट करे जा रहे थे। 11:30 बजे के करीब जब वो अपना बिल को पे करने के बाद माउथ फ्रेशनर जो है जैसे ही वो जीभ पे रखते हैं वैसे ही उनकी जीभ जो है वो जलने लगती है, पूरा जो उनका मुंह है वो जलने लगता है। क्यों किया गया, इन्होंने किसके द्वारा ऐसा किया गया, तो हम अपने एक्ट के अनुसार इनको एक शोकेस नोटिस दे रहे हैं अभी, और शोकेस नोटिस में हम इनसे पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा मतलब क्या इंसिडेंस हुआ था, क्यों हुआ था, ठीक है। और ये हमें कुछ दिन में अब जवाब दे देंगे, उसके बाद फिर हम अगली कार्रवाई करेंगे। उस पर लाइसेंस सस्पेंड करना है, लाइसेंस कैंसिल करना है, हम उस चीज़ को हम करेंगे। अभी तक हमने जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है उसको अरेस्ट किया है, उससे पूछताछ की जा रही है, और अगर किसी और की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मिश्री की जगह जो केमिकल खिलाया गया वो होता क्या है, ड्राई आइस कैसे बनती है, पटियाल से ये भी सुन लीजिए आप, ताकि आगे से आप जाएं तो इसका ध्यान रहे। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होती है, इसे कूलिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह नॉर्मल बर्फ से कई गुना ज्यादा ठंडी होती है। फ्रिज की बर्फ का टेम्परेचर -2-3 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ड्राई आइस का सरफेस टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह आपको मैं समझा रहा हूं कि ड्राई आइस होते क्या है। नॉर्मल बर्फ ज्यादा टेम्परेचर के पानी में बनने लगती है, लेकिन ड्राई आइस पानी नहीं बनाती, वो धुआं बनकर उड़ने लगती है। मेडिकल से लेकर फूड इंडस्ट्री में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। आजकल आपने शादी पार्टी में स्टेज पर दुल्हन की एंट्री के दौरान सफेद धुएं के बादल भी देखे होंगे। ये बादल ड्राई आइस की वजह से ही बनते हैं, यही केमिकल इस्तेमाल होता है वहां भी। इसका टेम्परेचर -79 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, जिसको अगर आप बेयर हैंड से अपने नंगे हाथों से छुएंगे तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगी, जिससे आपके इवन जान तक जा सकती है। अगर आप उसको काफ़ी देर तक होल्ड करके रखते हो तो आपकी वेन्स ब्लॉक हो जाएंगी, वहाँ पे आपका ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा। अगर खा लेंगे आप तो आपके इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब ना उनमें छाले पड़ जाएंगे और वो बस्ट हो जाएंगे अंदर ही, इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होने की वजह से, और वहाँ पे आपको इंटरनल ब्लीडिंग से आपकी डेथ तक। ड्राई आइस खतरनाक है, लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू यह भी है कि देश में खाने के बाद माउथ फ्रेशनर का चलना और इसका बाजार में पूरी तरह से चलन बढ़ा है। और वो क्या है, सुपारी, मीठा पान, गुलकंद, रेडीमेड इलायची। कई लोग जब इनको दिया जाता है बड़े खुश होते हैं, और इसमें मिंट का इस्तेमाल भी किया जाता है। रेस्टोरेंट आमतौर पर ये परोसते भी हैं। अब एक रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कहती है कि 2020 में भारत में माउथ फ्रेशनर की इंडस्ट्री 3630 करोड़ रुपए की है। आंकलन यह है कि 2026 में ये मार्केट 6870 करोड़ रुपए का हो जाएगा। पटियाल का सिर्फ इतना ही कहना है आपसे, माउथ फ्रेशनर खूब शौक से खाइए। शौक की चीज है और उसका कोई मोल नहीं होता, लेकिन मुंह में डालने से पहले चेक जरूर कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुख शुद्धि के चक्कर में सेहत ही बिगड़ जाए आपकी। अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल कुत्तों के प्रति प्रेम का परीक्षण करेगा, लेकिन पहले मुझे आपसे एक बात कहनी है। बेजुबानों के प्रति हमदर्दी करना अच्छी बात है। लोग स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते हैं। ऑफिस आते जाते वक्त आपने ये नोटिस भी किया होगा, कई बार इसी चक्कर में झगड़े भी हो जाते हैं। शायद आपने देखा भी होगा। विवाद की वजह होती है पब्लिक स्पेस में आवारा जानवरों को खाना खिलाने का विरोध, क्योंकि खाने की चाह में वो जानवर हर आदमी का पीछा करने लगते हैं। हर आदमी का जज्बा बेजुबानों के लिए अलग अलग होता है, लोग इनसे भी डरते हैं। आज पटियाल का परीक्षण इसी नतीजे पर पहुंचे, उससे पहले आपको आपके बहुत काम की जानकारी देता हूं। फिर मुंबई और दिल्ली की 2 ऐसी सत्य घटनाएं दिखाऊंगा जिन्हें देखना आपके लिए जरूरी है। किसी का पालतू कुत्तों को अगर रखा हुआ है और वो काट लेता है तो इंडियन पीनल कोड की धारा 337 के तहत 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया अगर पालतू कुत्ता काट लेता है। कुत्ते के हमले में अगर किसी की मौत हो जाए तो धारा 304 लगती है, इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। हल्के मामलों में धारा 304A लगाई जाती है, इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई किसी जानवर जैसा बर्ताव
कुत्ते को करते हुए उसको मार डालता है तो आईपीसी की धारा 428 और 429 के तहत उसके खिलाफ एक्शन होता है। 5 साल की सजा या फिर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। कानून के दोनों चेहरे अजीब हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुंबई में एक शख्स पर 8 आवारा कुत्तों को जहर देकर मारने का इल्जाम है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ 24 फरवरी की बात है, दिल्ली के तुगलक लेन इलाके में आवारा कुत्तों ने 1.5 साल की बच्ची को नोच नोच कर मार डाला। एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका दाखिल कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सोचने वाली 5 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। क्या बातें हैं वो? इन बातों को आपको गौर से देखना भी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, पहली बात, लोग अपनी गाड़ी से आते और सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं और चले जाते हैं। ऐसे लोगों की वजह से आवारा कुत्ते उस इलाके में बस जाते हैं और संबंधित इलाके में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि ये आवारा कुत्ते स्थानीय लोगों और सड़क पर चलने वाले लोगों पर हमला कर देते हैं और लोगों को कई बार शिकार भी बना लेते हैं। जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं उन्हें लोगों को परेशानी जो ये है उस पर भी ध्यान देना होगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में इस पर जवाब मांगा है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब वक्त आपके कमेंट्स का है। देख लेते हैं कल के शो पर आपने क्या लिखकर भेजा है। वीरेंद्र शर्मा लिखते हैं, क्या ये राजनीतिक चंदा देने वालों के नाम छिपाने का प्रयास तो नहीं है ताकि चुनाव आराम से संपन्न हो सकें? ये जो एसबीआई के हमने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए जवाब की खबर दी गई थी उस पर लिख रहे हैं। आज पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही। आपसे कल रात 9 बजे आपके मुद्दों के साथ फिर होगी मुलाकात, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।